नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं सीतापुर के चौथी बार सांसद राजेश वर्मा जी। आपको बता दें कि आज़ादी बाद सीतापुर संसदीय सीट पर ऐसे इकलौते सांसद हैं जो 4 बार चुने गए हैं। जाहिर सी बात है, 4 बार चुना जाना उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। तो आज वो हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं और हम उनसे उनके जीवन के तमाम अनसुलझे पहलुओं को भी जानेंगे। तो पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उनसे जानते हैं कि राजनीतिक उनके सफ़रनामे को, कि कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, अगर राजनीति में ना आते तो वो क्या करते। तो सर, हमारा पहला सवाल यही है कि राजनीति में कब आप आए और कैसे आए। देखिए, मैं शुरुआत से अपने अध्ययन काल के बाद मैंने अपने घर की जिम्मेदारी संभाली। घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी खेती को प्रमोट किया। मैं बहुत अच्छा किसान था और किसानी के माध्यम से हमने बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन किया और गन्ने के उत्पादन में हमको प्रदेश स्तर पर पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद फिर मैं व्यापार में आया। मैंने 1984 में एक पेट्रोल पंप स्थापित किया और उस पेट्रोल पंप के माध्यम से मैं व्यापार में उतरा। व्यापार करते करते फिर मैंने दूसरा व्यापार एक शुरू किया, एक शुगर का मिनी प्लांट लगाया। वो मैंने कई वर्ष चलाया। इन्हीं के दौरान राजनीति में मेरी कोई चाहत नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा हमको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास किया गया। बिजनेस पर हमला किया गया। उनका दबाव ये था कि हमारी मदद करें। मैंने उनको कभी उनकी मदद नहीं करी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैंने मेहनत करके 4 पैसा कमाया है और 4 पैसा कमाने की योजना है और ईमानदारी निष्ठा से पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि अगर व्यापार भी करना है तो या तो राजनीतिक संरक्षण में रहो या स्वयं राजनीति करो। तो मैं इसको लेकर के मन में तमाम चिंतन किया और आपकी जानकारी भी है, 1996 में मैं जब कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ तो उसमें मैंने बीएसपी ज्वाइन करके 1996 में बीएसपी के टिकट पर सेवता विधानसभा, जो आज की तारीख में तब बेहटा के नाम से थी जी, वहाँ मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी वहाँ जीती, हम चुनाव हार गए जी। तब से हम लगातार बहुजन समाज पार्टी का संगठन बनाते रहे, संगठन में लगे रहे, संगठन का काम करते रहे और वह चुनाव हार करके भी मैं अपनी हार नहीं माना। मैंने कहा अगला जो चुनाव आएगा 96 के बाद, वो चुनाव निश्चित रूप से विधानसभा का जीतेंगे। इसी दौरान 1999 में लोकसभा का जब चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने हमको बुलाया कि अब आप लोकसभा लड़िए। मैंने कहा मैं विधानसभा हारा हूँ, आप लोकसभा की बात कर रही हो, ये हमारे बस का नहीं है। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लड़ो, हमारे पास जो रिपोर्ट हमारी पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स की है, आप चुनाव जीत जाओगे। मैं 1999 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। करीब 37,000 मतों से मैंने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था। उसके बाद मैं लगातार बीएसपी की सेवा करता रहा और तब से आज चौथी बार मैं आपके बीच में सांसद के रूप में बैठा हूँ। तो आपने एक बड़ा संदेश दिया है कि विधानसभा चुनाव आप पहला हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एक बड़ा चुनाव जो लोकसभा का लड़ा उसमें फतेह हासिल की और लंबे समय तक बसपा में भी जो जिम्मेदारी दी गई उसको आपने बखूबी निभाया। आपको ये भी बता दें कि आप संसदीय दल के नेता भी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो जानकार होगा वही यह पद, उसी को पद ये मिलेगा और ये सौभाग्य की बात थी कि सीतापुर के जो सांसद राजेश वर्मा हैं वो संसदीय दल के नेता भी रहे।
ये चीज़ तो निकल के आ गई कि आपका शुरुआती दौर बसपा से शुरू हुआ। एक बात सभी जानते हैं कि एक गलती लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने चुना था धौरारा लोकसभा क्षेत्र को या फिर बसपा की मुखिया ने आपको वहाँ भेज दिया था? देखिए 2009 के चुनाव में बसपा की मुखिया ने हमको भेजा नहीं था, कुछ हमारी ही चाहत थी कि हम धौरारा चुनाव लड़ें, और मैं धौरारा जा कर के वहाँ पर चुनाव हार गया और काफ़ी लंबे मतों से हारा। चुनाव में लड़ा, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ पार्टी के लोगों ने बहुत धोखा किया। चुनाव में 2,16,000 वोट पाया, चुनाव हार गया जी। चुनाव हारने के बाद फिर मैं उपेक्षित साहब बीएसपी में पड़ा रहा, 5 वर्ष उपेक्षित रहा। और 2014 के चुनाव में जी। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में मैं आया और 2014 में हमको टिकट मिला। अमित शाह जी हमारे प्रभारी थे और हमारे तत्कालीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला और मुझे टिकट प्राप्त हुआ और मैं अच्छे मतों से जीत करके लोकसभा में तीसरी बार 14 के चुनाव में मैं गया। तब से मैं बीजेपी में हूँ। जी, बीजेपी में हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीतापुर की राजनीति में आप अगर कहा जाए कितनी मजबूत हैं, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, अच्छे खासे लोग आपसे आशीर्वाद पाकर वो संसद और विधानसभा पहुंचते हैं, ये सभी जानते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि वो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था कि बसपा की ओर से आप आए भाजपा में या बसपा ने ऐसा माहौल बना दिया? नहीं, बसपा में जब मैं उपेक्षा महसूस किया तो मैं बीजेपी में आया और बीजेपी में 5 साल सेवा करते करते बीजेपी ने हम पर इतना भरोसा किया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे संगठन ने बनाया, जिसको मैं बखूबी निभाने का काम किया। और एक मैंने बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए एक धम्म चेतना यात्रा हमने शुरू कराई थी जी। और वो धम्म चेतना यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चली, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी अपनी स्वीकारोक्ति दी। और मैंने उसको बनारस के संसदीय क्षेत्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, सारनाथ से हमने उसकी शुरुआत करी और जिसका इनॉग्रेशन, जिसका शुभारंभ तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुआ। मैं उस कार्यक्रम में था और वो धम्म चेतना यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो वेसी कोड था वो खिसक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो करके आज उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार भी बनाए है और बड़े पैमाने पर हमारे सांसद दिल्ली में बैठे हैं। तो ये तो माना जा रहा है कि बसपा का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से जुड़ता जा रहा है, लेकिन आज इसकी जानकारी आपने जो दी है वो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो धम्म चेतना यात्रा आपने चलाई थी, 75 जिले यूपी के थे, वहाँ वो यात्रा पूरी गई थी, उसके कारण जो बसपा का परंपरागत वोट बैंक था वो बीजेपी से जुड़ा और उस यात्रा की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की थी और इस यात्रा की शुरुआत सांसद सीतापुर राजेश वर्मा ने की थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है अब तक की बातचीत में। हम ये भी जानना चाहेंगे सर, ये तो आपका राजनीतिक सफ़रनामा हुआ और 20 साल तक आप मानिए कि 20 साल का आपका सांसदीय कार्यकाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके मन में भी कभी कभी उमड़ता होगा कि इतने सीनियर हैं तो केंद्र में मंत्री बन करके आपको जाना चाहिए था, इतने योग्य हैं आप। देखिए, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में बसपा में आए और कार्यकर्ता के रूप में मैंने वहाँ बहुत लंबे समय तक काम किया, 22 वर्ष में बीएसपी में रहा और ये दूसरा कार्यकाल हमारा भाजपा में है और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन के साथ काम करता हूँ। वो सही बात है कि हम चौथी बार हैं, मन में भाव आता है कि हम बड़े सीनियर हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा कि सीनियरिटी को लेकर के हम नेतागिरी करने का काम करें।
हमारे मन में एक भाव, कार्यकर्ता का भाव रहता है। जिस पार्टी में है उस पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से ही हमको पार्टी में रहना चाहिए, और पार्टी किसको प्रमोट करेगी किसको नहीं प्रमोट करेगी ये एक अधिकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी पार्टी की हमको ओबीसी मोर्चा की दी गई वो मैं निभा रहा हूँ, अब भी हूँ। आने वाले समय में जो संगठन निर्णय लेगा, अगर हमें दोबारा बनाएगा तो मैं फिर उसका काम करूँगा। बाकी मैं एक कार्यकर्ता भाव अपने अंदर रखता हूँ। पार्टी कोई जिम्मेवारी देगी तो आप सब लोग जानते हैं, योग्यता क्षमता के अनुसार पार्टी का काम करता रहूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी का काम करता रहूँगा ये मूल मंत्र लेकर के आप चल रहे हैं। एक जानकारी जो आप सबको हमने पूर्व में दे दी कि सीतापुर संसदीय क्षेत्र से इकलौते ऐसे सांसद हैं राजेश वर्मा जो चौथी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, वो यह जानकारी है कि ये इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया है। इन्होंने अपने समर्थन दिया है लोगों को, इनके अपने खासों को तो कोई किसी को विधानसभा भेजा है, किसी को लोकसभा, लेकिन इनके परिवार से मेरी जानकारी में ऐसा कोई निकल करके नहीं आया है जो किसी महत्वपूर्ण पद पर गया हो। जो मैं जान रहा हूँ शायद ये सच है। हाँ बिल्कुल है। मेरा अपना मानना है कि जब किसी पार्टी में आप समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और वहीं पर जब आप में कोई परिवारवाद का भाव पैदा होता है तो कार्यकर्ता का जो समर्पण भाव खत्म हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक समर्पण भावना से काम कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने बेटे, अपने भाई या अपने सगे रिश्तेदार को किसी राजनीति में उतारने का काम करेंगे तो हमारा भाव भी परिवार की तरफ बढ़ेगा और हम में कार्यकर्ता का भाव खत्म हो जाएगा। अभी तो हम काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है करते हैं। पार्टी कोई निर्णय ले वो उसका एक अलग अपना डिफरेंट इशू है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ जिस पार्टी में परिवारवाद बढ़ा है वो पार्टियाँ ध्वस्त हुई हैं। और आज मैं भी अगर परिवारवाद को बढ़ाने का काम करूँगा तो शायद मेरी भी पर्सनालिटी छोटी हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अगर परिवारवाद को बढ़ाते हैं तो आपकी भी पर्सनालिटी ध्वस्त हो जाएगी। और जाहिर सी बात है 20 साल से सांसद हैं आप, और ये ऐसे ही नहीं है, यही कारण है कि कुछ वसूल, कुछ सिद्धांत लेकर के आप चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि सर इतना लंबा कार्यकाल आपका सांसद बने हुए हुआ, वो कार्यकाल जो 2 बार आप बसपा से सांसद रहे, उस दौरान तो तमाम दिक्कतें होती थी विकास कार्यों को लेकर के। अब डबल इंजन की सरकार है, आपके जहन में सीतापुर में कौन कौन से विकास कार्य कराए जाने को लेकर के आप द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो सड़कों के मामले में मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र की लगभग कोई ऐसी रोड नहीं बची है जिसका मैंने चौड़ीकरण न कराया हो, चाहे वो CRF हो, सेंट्रल रोड फंड हो। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ कि CRF की सबसे पहली रोड मेरे ही कार्यकाल में केंद्र से पैसा आया। इसके पहले आज़ादी के 50-55 साल पहले CRF का कोई एक भी रोड हमारे जनपद में नहीं आया। अब तो CRF में हमने बहुत सड़कें बना दी और सारे लिंक मार्ग हमने सब चौड़े करा दिए हैं। अभी एक आध रोड बची है, उसका प्रयास मेरा जारी है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी से भी हमको मिलना है। कुछ छोटे छोटे पुल हैं, रोड्स हैं, तो जहाँ पर रास्ते अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विकास का पहिया आगे बढ़ता है। दूसरा हमारा प्रयास, ये जो हमारे पास सेना की बहुत बड़ी संपत्ति पड़ी है, खाली भूमि, मैंने इस पर कई बार प्रश्न उठाए, पार्लियामेंट में उठाया। नियम 377 के तहत मैंने प्रश्न उठाया था, उसमें हमको जवाब आया था कि इस पर सेना की कुछ गतिविधियाँ होंगी, लेकिन कतिपय कारणों से इधर कोरोना काल आया, 1 वर्ष कोरोना रहा, तो वो शायद अवरुद्ध रहा। तो इसको लेकर के मैं अभी जो हमारे मौजूदा रक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री हमारे राजनाथ सिंह जी से मिला। उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया है कि राजेश जी, अभी थोड़ा बजटीय प्रॉब्लम है और आने वाले समय में उसका हम लोग उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मैंने उनसे एक प्रश्न और किया था कि सेना की कुछ भूमि ऐसी है जो हमारे शहर से लगी है,
और वो 3 तरफ शहर की ज़मीन है, शहर में ज़मीन है, वो 3 तरफ से हमारे शहर का विकास अवरुद्ध है। तो हम ये चाहते हैं कि वह ज़मीन या तो मार्केट रेट पर हमारे लोगों को दे दी जाए या सेना उसमें कुछ गतिविधियां करे। तो उन्होंने हमको एक आश्वासन ये दिया है कि आप एक प्रस्ताव बना करके स्टेट के जो सीएम हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे आप मिलिए, जितनी ज़मीन आपको चाहिए उतनी ज़मीन आप प्रस्ताव बना करके उसके बदले हमको दूसरी ज़मीन सरकार से दिला दीजिए, तो वो ज़मीन हम छोड़ सकते हैं। सेना पूरे देश में अपनी ज़मीन को छोड़ती नहीं है जी। तो उस पर अभी हम मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए, कोरोना की वजह से भी कुछ व्यस्तताएं रहीं। अभी पंचायत चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करेंगे और उनको यहाँ से एक हम जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव बनवाएंगे कि इतनी ये ज़मीन है, इसकी जगह सीतापुर शहर के आसपास जहाँ ग्राम समाज की ज़मीन हो वो सेना को दे दी जाए और यह ज़मीन कन्वर्जन हो जाए तो हमारे सीतापुर का सर्वांगीण विकास हो जाए। सांसद जी, आपने कमलापुर की जो बंद चीनी मिल है उसके लिए भी एक पहल की थी, एक दल आया था उसका और वहाँ पर आकर के स्थलीय उसका निरीक्षण भी किया था, क्या प्रगति हुई है उसमें? हाँ देखिए, उसमें हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी। तो सरकार ये हमसे कहती रही कि ये प्राइवेट चीनी मिल, इसको हम तो डायरेक्ट नहीं चालू कर सकते। यहाँ पर एक रुइया को यह चीनी मिल रुइया ने लगाई थी और रुइया की कहीं ना कहीं बदनीयती रही हमारे किसानों के साथ, उन्होंने चीट किया और वह मिल जब मालिक गलत नियत हो जाती है तो फिर वो यूनिट कभी चल नहीं पाती, वो यूनिट बंद हो गई। अब इसके बाद जब हमारा वो भी पिछले कार्यकाल में ही संसदीय क्षेत्र आया, इसके पहले हमारा क्षेत्र नहीं था, तो हमने इस पर प्रयास किया और करीब 2-3 पार्टियों से हमने बैठक करी दिल्ली में कि ये प्राइवेट चीनी मिल है, आप लोग इसको ख़रीद लीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि विगत वर्ष एक पनपालिया जी थे, उन्होंने राजस्थान के, उन्होंने यह ज़मीन नीलामी में ली थी जी, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से, और उन्होंने काम भी शुरू किया, लेकिन लास्ट में उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो चीनी मिल को चालू नहीं कर पाए। वैसे हम तो ये उम्मीद करते थे कि पिछले सेशन में ही ये चीनी मिल चालू हो जाती जी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो पोंटी चड्ढा के बेटे हैं, पोंटी चड्ढा, उनसे मैंने मीटिंग करी है, बात किया हूँ। अब उन्होंने यह फैक्ट्री स्वयं टेक ओवर कर ली है जी। और इस टाइम उसमें काम भी चल रहा है। आने वाला जो सत्र आएगा, हमको 100% उम्मीद है कि वह चीनी मिल चल करके हमारे किसानों को राहत देगी। और उनसे जो वार्ता हुई है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसमें पावर प्लांट भी डालेंगे और डिस्टिलरी प्लांट भी डालेंगे, तो उसके लिए प्रयासरत हैं वो। और अगर ये फैक्ट्री हमारी चल जाएगी तो हमारे किसानों को उचित रेट भी मिलेगा। और मैंने उनसे यह भी कहा है कि कुछ किसानों का पैसा उस चीनी मिल पर बकाया है, तो उनका ये कहना था कि जो नीलामी में हमको ज़मीन मिली है, जो फैक्ट्री मिली है, उसमें किसानों के पैसे का देने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने कहा किसान का पैसा आप ब्याज सहित ना दो, लेकिन कम से कम मूलधन किस्तों में ही वापस कर दो जी। तो किसानों का भला भी हो जाएगा। और चीनी मिल भी आपके सर्वे में मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों का भी कुछ न कुछ भुगतान भी उस माध्यम से होगा। तो आई इंडिया से खास बातचीत में सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी ने एक बड़ी जानकारी अपने क्षेत्र के कहिए या जनपद वासियों को दी है कि पोंटी चड्ढा ग्रुप अब बंद पड़ी कमलापुर चीनी मिल को चालू कर सकता है। फिलहाल उनकी मीटिंग हुई है और उसमें उन्हें यह आश्वासन मिला है। बहुत कुछ इस ग्रुप द्वारा इस बंद पड़ी चीनी मिल में किए जाने की बात भी कही गई है। आपने अभी सुना सांसद जी को, और हम लगातार बात कर रहे हैं जनपद के विकास को लेकर के, और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ और भविष्य में करने जा रहे हैं जनपद के विकास के लिए। एक जनपद की बड़ी समस्या है, आपके समय से बनी आ रही है, जो बाढ़ है और कटान है। इसके अस्थायी समाधान के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं? इसका कैसे निदान हो, इस पर कोई बात हो रही है? हाँ, बाढ़ कटान को लेकर के हमने पार्लियामेंट में कई बार मुद्दे उठाए और इसके बारे में प्रदेश सरकार से भी वार्ता हुई है। शारदा नदी के बारे में जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि शारदा नदी में जो बाढ़ और कटान हमारी तरफ बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लखीमपुर जनपद की तरफ बांध बन गया, सीतापुर की जनपद की तरफ नदी ओपन है
तो जब एक तरफ बांध बना और नदी जब ओवरफ्लो होती है तो कटान और बाढ़ हमारी तरफ ज़्यादा आता है। एक बार हमारे एक रेलवे के अधिकारी से चर्चा हो रही थी कि सर जब पानी इतने लाख क्यूसिक से ज़्यादा शारदा नदी बैराज के में छोड़ा जाता है तो ये नदी ओवरफ्लो होकर के कटान भी करती है। तो उस पर हमने पत्र लिखा था माननीय सिंचाई मंत्री जी को कि जब पानी छोड़ा जाए बरसात में तो कम कम करके छोड़ा जाए, एक साथ 3.5 लाख के ऊपर पानी क्यूसिक ना छोड़ा जाए। तो वो इस बार ऐसा हुआ है तो हमारे यहाँ कटान कम हुआ है, लेकिन कटान की स्थिति जहाँ जहाँ आई वहाँ पर भी हम लोगों ने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, माननीय सिंचाई मंत्री से बात करके तत्काल ठोकरें बनवाई। और आपकी जानकारी के लिए बताना, जो काशीपुर, मल्लापुर, संसरी, रतौली, हमारे पड़ोस में तंबोर के बुधवा, बरछता, ये इलाके सब कटान में थे, ये लखनीपुर, अकबरपुर, तो उनके सबकी एक अस्थाई ठोकरें बनाने के लिए कई करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है और अभी हमने उसका शिलान्यास भी किया है, काम चल रहा है। अभी अस्थाई जो बांध बनना है उसका सर्वे हो गया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में परमानेंट बांध बन जाएगा तो ये कटान उससे हमको छुट्टी मिल जाएगी। तो कटान से भी मुक्ति दिलाने के प्रयास आप द्वारा किए जा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे सर कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में इसके अलावा भी आपने कुछ अन्य प्रयास किए होंगे, विकास कार्य होंगे या अन्य कार्य होंगे, वो भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को बता देते। जैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 50-60 साल बीत जाने के बाद, 70 साल बीत जाने के बाद हमारे जनपद में छोटी लाइन की एक ट्रेन निकलती थी। उसका भी हमने कई बार संघर्ष किया, कई बार क्वेश्चन उठाया। एक बार लालू यादव जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, मेरी उनसे हार्ट टॉक भी लोकसभा में हुई थी। मैंने कहा विगत वर्ष में आपने तो ये बताया था कि सर्वे हो गया, टोकन मनी इशू हो गई, और दूसरे बजट में आपने उसका जिक्र तक नहीं किया, तो इस पर मेरी पार्लियामेंट में तू मैं हुई थी। लेकिन आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारी लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, इवन पीलीभीत तक वो बड़ी लाइन बनके तैयार हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है और आने वाले समय में हम उसके दोहरीकरण की भी बात करने वाले हैं। दोहरीकरण हो जाए और सीतापुर से जो शाहजहानपुर रोड जाता है ट्रेन रूट, उसमें वो जुड़ जाए तो लखनऊ से एक सीधा बड़ा रूट तैयार हो जाएगा दिल्ली के लिए। जैसे हम हरदोई होकर निकलते हैं, कानपुर होकर निकलते हैं डबल रूट पर, तो ऐसे सीतापुर भी ट्रेन लाइन से डबल रूट से जुड़े, और जब डबल रूट से जुड़ेगा तो सीतापुर का बड़ा सर्वांगीण विकास होने वाला है, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। एक सांसद जी, इसी क्रम में एक मांग निरंतर बनी हुई है कि नैमिषारण्य जो है वहाँ के लिए रेल लाइन शुरू करने की बात हो रही है कि उसको अयोध्या से या धार्मिक नगरी से और जोड़ दिया जाए, तो जो श्रद्धालु आते हैं, खासकर 84 कोसी परिक्रमा होती है वहाँ पे, उनको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि नेपाल से, कई प्रांतों से और कई देश के कोने कोने से साधु संत बड़ी तादाद में वहाँ आते हैं। देखिए, नैमिषारण्य हमारे क्षेत्र में तो नहीं आता है, बट नैमिषारण्य के बारे में भी हमने, आपको कभी मौका लगेगा तो मैं आपको पत्र उपलब्ध कराऊंगा जो मैंने लिखा पढ़ी करी है। मैंने लिखा है कि नैमिषारण्य को तीर्थ स्थल के रूप में किया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में उसको किया जाए, लेकिन अभी हम उसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करा पाए हैं केंद्र सरकार से। हमारी वहाँ के सांसद श्री अशोक रावत जी से भी बात होती है कि हम सब लोग मिलकर के ग्रुप में पर्यटन मंत्री से मिलें, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र जो है ना तपोभूमि है, और अपने हिंदू मैथोलॉजी में किसी प्रकार की जो पूजा होती है, तो चाहे वो जम्मू द्वीप पे हो, चाहे वो कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, और नैमिषारण्य क्षेत्र, जब तक नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम नहीं आता है तब तक पूर्ण पूजा नहीं होती। तो ये भाव लेकर के हम लोग अभी अशोक रावत जी के साथ और हम 1-2 सांसद और मिल के जाएंगे, तो पर्यटन मंत्री जो हमारे प्रहलाद पटेल जी, उनसे मिलेंगे कि कम से कम इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए, पर्यटन घोषित कर दिया जाए, तो स्वतः बहुत बड़ा बजट आ जाएगा। वैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी पैसा नैमिषारण्य को दिया है, विकास कार्य हो रहे हैं और हमारा प्रशासन भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये ट्रेन रूट से भी जुड़ेगा और पर्यटन के रूप में इसकी घोषणा भी होगी।
एक दो चीज़ें जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उज्ज्वला योजना का और पीएम आवास योजना का लाभ सीतापुर जनपद को मिला है। जाहिर सी बात है, आप सांसद हैं और आपका उसमें बड़ा सहयोग होगा, ये सच है ना? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना में सीतापुर जनपद में जितने कनेक्शन वितरित हुए हैं वह देश के किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िले में इतने कनेक्शन वितरित नहीं, नंबर 1 पर हमारा ज़िला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है 75 जिलों में। तो नंबर 1 पे है सीतापुर, यानी कि यूपी में वितरण में। लेकिन इसके पीछे मैंने ये तो बात कह दी कि मैंने नंबर 1 पर वितरित करा दिए, नंबर 1 पर आवास मिल गया, नंबर 1 पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो गए। लेकिन इसके पीछे एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसमें यह भी मानिए कि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है जी, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि ये योजनाएं गरीबों की हैं। स्वाभाविक है। तो इकोनॉमिक रूप से हमारा जनपद कमज़ोर है, इसलिए ये ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। आबादी के लिहाज से ज़िला भी बड़ा है, लेकिन गरीबी के हिसाब से भी हमारा ज़िला गरीबी में ज़्यादा है। वो भी एक बड़ा कारण है कि सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिले हैं। लेकिन वह चीज़ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीबी को दूर करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा, क्योंकि उस झोपड़ी पर पक्का मकान होगा, उसको मुफ्त में बिजली मिलेगी, उसको पीने का पानी मिलेगा, उसको मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया है। तो यही तो आजकल 4-5 चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसका मकान मिल गया, उसको बिजली मिल गई, उसको पानी मिल गया, उसको भोजन मिल गया। तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी में भी हमको निजात मिलेगा। तो गरीबी भी दूर करनी है, योजनाएं तो मिली हैं खूब ज़्यादा, और सीतापुर में जो गरीबीपन है उसको भी दूर करने का आप आश्वासन दे रहे हैं। एक चीज़ जानकारी आपको बता दें कि सीतापुर में विधानसभा चुनाव में आपका जो कार्य करने का ढंग था और जो आपने खाका खींचा था, उसकी बदौलत सीतापुर में सर्वाधिक कई विधायक जीते थे भाजपा के। अब सभी की निगाहें पंचायत चुनाव चूँकि बिल्कुल सिर पर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पे लगी हुई हैं, और ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद जो है इस बार आरक्षित हो गया है SC महिला के लिए। यहाँ पर आप किस पर कृपा बरसाने जा रहे हैं? नहीं, हमारी कृपा नहीं होगी, ये कृपा तो हमारे संगठन की होगी। लेकिन ये सही है कि अनुसूचित जाति महिला की ये सीट हुई है। अभी हम लोग एक पैनल बनाने वाले हैं, संगठन के माध्यम से पैनल जाएगा, सारे विधायकों की सहमति होगी, सांसदों की सहमति होगी, जिला अध्यक्ष हमारे जो हैं वो सबकी सहमति से एक पैनल बना करके 4 से 5 लोग जितने आवेदक होंगे वो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे। आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, और संगठन जिसकी तरफ सपोर्ट करता है, संगठन का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। वो एक पैनल बन के जाएगा, फिर वो क्षेत्र से प्रदेश से फिर एक जो वहाँ कमेटी बैठेगी, उसमें हमारे महामंत्री संगठन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, और भी जो लोग जिम्मेदार लोग होंगे वो निर्णय करेंगे। जिस व्यक्ति को वहाँ से सपोर्ट आएगा उसको हम लोग अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। और ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और जितनी सीटें जिला पंचायत की हैं सब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। तो आई इंडिया के स्टूडियो से एक बड़ा दावा किया है सीतापुर सांसद राजेश वर्मा जी ने कि जिला पंचायत अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा ही, जितने सदस्य हैं वो भी भाजपा के ही जीतेंगे। ये जानकारी अभी आपने सुनी सांसद जी से। हम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी गणित को लोग समझना चाहते हैं, ये कि जब आप बसपा में थे तब भी यहाँ से जीतते थे, और अब आप भाजपा में हैं तब भी आप जीतते हैं, और जबकि आपके न रहने पर बसपा से जो लोग चुनाव लड़े, गठबंधन से भी लड़े, अब वो धराशायी हो गए। ये क्या गणित है और कैसे आप सबका दिल जीत लेते हैं? देखिए, गणित का विषय ये है कि मतलब जब बीजेपी में आया तो स्वाभाविक रूप से मैं 10 साल सांसद रहा, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं जनता के दिलों में है कि मैंने कैसे उनकी सेवा करी है। 14 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मोदी जी का एक बड़ा प्रचार था और मोदी जी का नाम था, और मोदी जी के नाम के साथ साथ पार्टी का भी एक बड़ा नाम आया।
मैं 10 वर्ष जिस पार्टी में रहा, उस पार्टी के बेसिक वोट के दिलों को हमने जीता है। अब यह ओपनली कहना कि हम कितने लाख वोटों के मालिक हैं वो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है उनके दिलों पर हमारा कब्जा है, और वो जहाँ पर भी हम जाते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। जहाँ तक 19 में गठबंधन की बात है, गठबंधन के चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़ा गठबंधन था, सपा बसपा गठबंधन था, और कई पूर्व विधायक हमारे खिलाफ थे। पूर्व विधायक इन द सेंस को हमारी पार्टी के नहीं थे, और एक समाजवादी पार्टी के विधायक महमूदाबाद क्षेत्र था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने, कभी आपसे मेरी वार्ता होती रहती थी, आप पूछते थे क्या होगा, तो मैंने कहा 1 लाख वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। मेरे पास अपना कैलकुलेशन था कि इतना वोट हमको बीएसपी का मिलेगा, इतना हमारी पार्टी का है, इतना हमारे योगी जी का है, इतना हमारे मोदी जी के नाम पर है। तो वो सब मिला करके बहुत अच्छा खासा वोट मिला। और मैं आपको बताऊं कि जैसे धम्म चेतना यात्रा चलाई थी तो उसका भी लाभ हमको तो मिला ही, पूरे प्रदेश के सांसदों को भी मिला। तो वह भी एक भाव आज भी पैदा है। और मैं अपना जो चुनाव लड़ता हूं, आपको मैं बताना है, मैं कभी विचलित नहीं होता जी। मस्तिष्क चुनाव लड़ता हूं और ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। भोलेनाथ के मैं उपासक हूं, भोलेनाथ जी की कृपा रहती है, वो सब चुनाव जीतता हूँ। मैं कभी चिंतित नहीं हुआ। आपको याद होगा काउंटिंग में भी आप बैठे थे तो मैं 2-3 राउंड पीछे था, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क पर चिंता के भाव नहीं थे। मैं मस्ती से खा पी रहा था, बैठा था, और मैंने कहा था देखना लास्ट में 1 लाख वोट से विजयश्री होगी। वही हुआ जी, बिल्कुल। तो ये भोलेनाथ की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। यही तो हमारे नेताओं की कृपा है। यही गणित जो आपने बना रखी है, जो आपने तैयार कर रखी है, और उस गणित में आप बिल्कुल हमेशा पारंगत हैं। उसमें हमारा एक और भाव है। मैंने आज तक, आपको सब पता है, मैंने कभी राजनीतिक द्वेष भावनाओं से कभी काम नहीं किया जी। कितना भी हमारा प्रबल विरोधी हो, अगर वो हमारे दरवाजे किसी काम से आया है तो मैंने कभी उसको उलाहना नहीं दिया कि तुम हमारे साथ नहीं थे तो हमारे दरवाजे क्यों आया। उसको सम्मान से बैठालता हूँ। हमारा कार्यकर्ता एक चोट बैठा रहेगा, लेकिन उनको सम्मान देता हूँ, आप काम बताइए और जाइए। तो इसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि यार हमने बड़ा विरोध किया था, और ये व्यक्ति देखिए एक बार पूछा भी नहीं कि आपने हमारा विरोध किया, क्यों किया, काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, और जो वक्त आता है तो वो लाभ मिलता है। एक गणित इसी से और जुड़ी है, मायावती जी का भविष्य, उस आप अपनी गणित के अनुसार बताइए, क्या आप नज़र आ रहा है? देखिए, हम कोई ज्योतिष तो है नहीं, ज्योतिषी नहीं है। अनुभव, राजनीति का अनुभव भी क्या है। अब स्टेट में जितनी क्षेत्रीय दल हैं, इनके पास व्यक्तिगत रूप से अब किसी दल का कुछ बचा नहीं है। इनको सबको एक दूसरे को पकड़ के ही बैठना पड़ेगा, और ये जब पकड़ के भी बैठेंगे तो जब विचारधारा अलग अलग है, तो जैसे एक कहावत है कि एक नाव हल्की हल्की डूबने लगी तो विपरीत बैठे हैं लोग एक दूसरे को चिपट जाते हैं, तो नाव डिसबैलेंस हो जाती है, नाव डूब जाती है। वही हाल इन क्षेत्रीय पार्टियों का होना है। मोदी जी के सामने सब बहुत बौने हैं। योगी जी के रूप में जो कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका भी कोई सानी नहीं है, और ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनका अपना कुछ बचा नहीं है। आप देखिएगा अभी आने वाला जो 22 का चुनाव है, इस 22 के चुनाव में देखना कौन कौन छोटे छोटे दल कहाँ कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बेमेल गठबंधन होंगे। बेमेल गठबंधन कितने दिन चलेंगे? तो इस प्रकार से मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की टक्कर लेने वाला है, कहीं कुछ नहीं। तो जब 22 का आपने जिक्र किया तो 22 में कुछ चेहरे आपके भी हैं पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, और वो लगातार पार्टी से अलग हटके काम कर रहे हैं। पार्टी से अलग हटके काम कर रहे हैं, पार्टी उसका संगठनात्मक तरीके से अपना सर्वे करा रही है, और उनके अपने ऑब्जर्वर्स हैं। जैसे अभी 22 का चुनाव होना है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, अभी से पार्टी का सर्वे शुरू हो गया है कि कौन क्षेत्र में जाता है, कौन क्या करता है नहीं करता है, किस प्रकार की उनकी अपनी कार्यशैली है। तो ये सब हमारा जो संगठन है वो सब कर रहा है, और आने वाले समय पर उचित निर्णय लेगा, पार्टी हित में होगा जो भी निर्णय होगा। तो आज़ादी बाद से आपने इकलौते ऐसे सांसद जो 4 बार से सीतापुर संसदीय दल से चुने जाते आ रहे हैं, उनको आपने सुना, कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, क्यों रखा, और इसके बाद कैसे वो बसपा से भाजपा में आए, और क्या है जनपद में विकास कार्य कराने का उनका खाका, और उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है, सबको बखूबी ढंग से आप तक
आपने बताया। तो पहले तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।